आज हम साहित्य शास्त्र में देखते हैं काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। भारतीय काव्य शास्त्र हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। देख लेते हैं काव्य, फिर इसमें आपका क्या है, दृश्य काव्य नाटक है और श्रव्य काव्य। इसमें देखते हैं श्रव्य काव्य में कौन कौन सा है, गद्य प्रोज जिसको बोलते हैं, पद पोएट्री। गद्य में कौन कौन सी है, कहानी उपन्यास आदि आते हैं। आपके पद में कविता आती है। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य से संबंधित जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसमें जो अध्ययन होता है उसी शास्त्र को क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है काव्य शास्त्र में। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। आगे देख लेते हैं। संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा। भरत आचार्य दिया गया है, आपका समय दिया गया है और ग्रंथ दिया गया है। भरत मुनि का दूसरी सती नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है। भामा छठी सती काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। दंडी सातवीं सती काव्यदर्श इनका ग्रंथ है। उद्भट आठवीं सती काव्य अलंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है। उद्भट का क्या है, काव्य अलंकार सार संग्रह। भामा का क्या आपका है, काव्य अलंकार है। फिर उद्भट का आपका है काव्य अलंकार सार संग्रह। फिर वामन आठवीं सती ये भी है, काव्य अलंकार सूत्र। अब देखिए काव्य अलंकार सूत्र, उद्भट का हो गया काव्य अलंकार सार संग्रह, वामन का हो गया काव्य अलंकार सूत्र। फिर रुद्रट का देख लेते हैं, नौवीं सती, इनका भी काव्य अलंकार के नाम से है। इसी सेम नाम से है आपका भामा का काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है और रुद्रट का भी काव्य अलंकार है। आनंदवर्धन नौवीं सती ध्वन्यालोक इनके काव्य ग्रंथ है। आगे राजशेखर दसवीं सती काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। देखते हैं फिर भट्ट तौत दसवीं सती है, काव्य कौतुब। राजशेखर का काव्य मीमांसा, भट्ट तौत का काव्य कौतुब। फिर है तो हम यह ध्यान रख सकते हैं, शेखर मीमांसा सा आ रहा है, तौत कौतुफ ता आ रहा है। अभिनव गुप्त का दसवीं सती तंत्रा लोक। फिर कुंतक का आपका वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ है, दसवीं सती है कुंतक भी। धनंजय का दसवीं सती इनका समय है, 10 रूपक इनका ग्रंथ है। किसका, आपका धनंजय का। और कुंतक का आपका वक्रोध जीवितम। महीम भट्ट 11वीं सदी शुरू हो गया, व्यक्त विवेक इनके ग्रंथ का नाम है। भोजराज आपका 11वीं सदी, सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है। क्षेमेंद्र 11वीं सदी के भी हैं, कवि कंठाभरण इनके ग्रंथ का नाम है कवि कंठाभरण। मम्मट 11वीं सदी ये भी हैं, काव्य प्रकाश, क्या है, काव्य प्रकाश। फिर आपका रुय्यक का है 12वीं सदी अलंकार सर्वस्व। देख लेते हैं रुय्यक। शोभाकार मित्र का 12वीं सदी अलंकार रत्नाकाल इनका है। फिर वाग्भट प्रथम का 12वीं सदी वाग्भट्टा अलंकार। हेमचंद्र का 12वीं सदी काव्यानुशासन इम्पॉर्टेंट है। रामचंद्र गुणचंद्र का 12वीं सदी नाट्य दर्पण है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, इनका नाट्य दर्पण है। आगे देखते हैं शारदा तनय का 13वीं सदी भाव प्रकाशन। जयदेव का 13वीं सदी चंद्रालोक, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ का 14वीं सदी साहित्य दर्पण। विद्याधर का 14वीं सदी एकावली। विद्याधर का होगा एकावली 14वीं सदी, विद्यानाथ 14वीं सदी नाट्य दर्पण इनका भी है, अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं नाट्य दर्पण। भानुदत्त 14वीं सदी रस मंजरी रस तरंगणी। रूप गोस्वामी 16वीं सदी उज्ज्वल नीलमणि, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। शेखर केशव मिश्र 16वीं सदी
प्रताप रुद्र यशो भूषण। अप्पय दीक्षित 16वीं शती वृत्त वार्तिक। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ है। देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र मूल ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है, और अभिनव ने इस पर टीका लिखा है अभिनव भारती के नाम से। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का जो है मूल ग्रंथ, इन्होंने इस पर टीका लिखा है ध्वन्यालोक लोचन। फिर काव्य कौतुब भट्ट तौर्त का है, इन्होंने इस पे टीका लिखा है काव्य कौतुक विवरण। किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने। 4 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित है। तीनों टीका आपकी हो गई है। एक अन्य ग्रंथ रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रालोक है, जो इनका आपका चौथा ग्रंथ है, जो इन्होंने मूल ग्रंथ के रूप में लिखा वो है तंत्रालोक। फिर आगे है क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित है। कवि कंठाभरण आपके, सुवृत तिलक, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार चरित्र, ये आपके किसके हैं? क्षेमेंद्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ निम्नलिखित है। वृत्त वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, कुवलयानंद। अब हम देख लेते हैं काव्य लक्षण। काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। जैसे संस्कृत के साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी में काव्य लक्षण के उल्लेख प्रयास हुए हैं। जैसे संस्कृत के काव्य लक्षण दिए गए हैं, काव्य लक्षण भी दिया गया और आचार्य भी यहाँ पे आपका दिया गया है। जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तदुध्या, किसकी है? भामा की है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नः पदावली, ये आपकी किसकी है? दंडी की है। फिर है काव्य शब्दोलंक गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तिते, ये किसका है? वामन का है आपका। आगे देखते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, किसका है? रुद्रट का है। शब्दार्थ शरीरम ताव काव्यम, ये किसका है? आनंद वर्धन का है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शैलिनी, ये किसका है? कुंतक का है। आपका शब्दार्थो सहितो से ऊपर मिला था काव्यम, ये आपका किसका था? भामा का। फिर आपका मिल रहा है शब्दार्थो सहितो वक्र, वक्र मिल रहा है, ये आपका किसका है? ये आपका कुंतक का है। किसका है? वक्र वाला कुंतक का है। फिर निर्दोष गुणवत्काव्यम लंकारम रैड कीर्तम, ये आपका भोजराज का है। फिर आपका है प्रमुख देख लेते हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावांकलंकृति पुनः क्वाप, ये किसका है? मम्मट का है। क्षेमेंद्र का देख लेते हैं काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ये किसका है? क्षेमेंद्र का है। आगे देख लेते हैं हेमचंद्र के देख लेते हैं आदोषो सगुणो शालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद्र का है। फिर आपका है निर्दोषा लक्षणवर्ती शरीत गुण भूषणा, ये आपका जयदेव का है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाक्यम रसात्कम काव्यम विश्वनाथ का है आपका। फिर आपका आ जाता है शब्दार्थो बपुरस्य, ये आपका विद्याधर का है। फिर आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम जगन्नाथ का है। अब देख लेते हैं हिंदी विद्वानों द्वारा जो आपके काव्य लक्षण या साहित्य लक्षण दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद ने क्या कहा? ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आगे देखते हैं फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम
कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आपके महावीर प्रसाद के दो क्या भी आगे और भी हैं, 3। ज्ञानराश के संचित कोश का नाम साहित्य है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके दोनों के हैं। फिर है कविता प्रभावशील रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, ये भी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर आगे है मनोभावों शब्दों का रूप धारण करते हैं। वहीं कविता चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते, जो हमारे मन में भाव होते हैं वो शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चाहे वो गद्य में लिखी जाए चाहे वो पद्य में लिखी जाए। हमने महावीर प्रसाद के 4 लक्षण को देखा, काव्य लक्षण, साहित्य लक्षण को। अब हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये किसने कहा, आपका रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने और एक परिभाषा दी है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों की मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये भी आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर दिया गया है नीचे रामचंद्र शुक्ल जी का, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान आपका काव्य है। मुक्तावस्था जो आपका इनके परिभाषा में मुक्तावस्था शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है, किसके परिभाषा में, रामचंद्र शुक्ल की। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा है, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। महात्मा गांधी के अनुसार जो साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र ने क्या कहा है, जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य से अगर हमें रुचि न उत्पन्न हो, आध्यात्मिक मानसिक संतुष्टि न मिले, गति या शांति पैदा न हो, वो साहित्य इनके लिए बेकार है। फिर प्रेमचंद ने कहा है साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या कहा है, साहित्य जीवन की आलोचना है, ये भी प्रेमचंद ने कहा है। फिर देखते हैं डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तित्व संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अव्यक्त है। डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है, इन्होंने कहा है, किसने, जयशंकर प्रसाद ने। फिर सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है, कविता हमारे पड़पूर्ण क्षणों की बाड़ी है। कविता जो है हमारे पड़पूर्ण क्षणों की बाड़ी है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा ने क्या कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसे ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ये महादेवी वर्मा ने कहा। सुमित्रा नंदन पंत में क्या कहा है, कविता हमारे पड़पूर्ण क्षणों की बाड़ी है। क्या है, बाड़ी है। महादेवी वर्मा ने कहा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। आगे देखते हैं, फिर महादेवी वर्मा ने कहा है, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है,
पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता। ये भी आपका महादेवी वर्मा ने कहा है। अब देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। धन्यवाद।